डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा अब अन्य विषय में किया गया था उसमें बिहार दरोगा का महामैराथन है, जिसमें आपको ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 3 क्लास या वीडियो मिल गया, भारत के भूगोल का, इसमें आपको इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का 2-3, एंशिएंट का भी मिल गया है, मेराइवल का एक आता है वो भी मिल जाएगा। उसी कड़ी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का इसमें देखते हैं अधिक से अधिक जो स्टैंडर्ड ढंग का क्वेश्चन है उसको करना है। तो इसमें आपका पहला क्लास या पहला वीडियो कहें तो ये है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, ये तो हर क्लास में आपको हम बताते हैं। जो मेरा एक फाउंडेशन कोर्स है जो 12 महीनों का है, ऐसे 9-10 महीना आपको 2 घंटे का क्लास चलेगा, एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट चलेगा कम से कम। ऐसे ज़रूरत हुई कोई ऐसा एक आध क्लास और भी बढ़ा दिया जाएगा। उस सारे कोर्स का मतलब आपका फ़ी जो है से ये मात्र ये रखा गया तत्काल ऑफर फ़ी में, जिसमें सब कुछ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकनॉमी है, बाकी जितना जो आपको पढ़ना है। और साथ साथ ही ये एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिए हैं, ज्योग्राफी का मैप है, ज्योग्राफी के जिसको मानचित्र कहते हैं, उसमें विश्व का मतलब मानचित्र या मैप, इंडिया का ज्योग्राफी का मैप, और उसमें साथ साथ बिहार का, तीनों करके आपको इसी कोर्स में पूरा जो फाउंडेशन कोर्स उसमें सब अभी सब का ये लगभग 10 महीना आपको 2-2 घंटा क्लास मिलेगा। अगर इसमें भी आपको लगता है, अभी जो हमें तो इतने वर्षों से हम टीचिंग में हैं, बहुत बच्चे जान रहे हैं, लेकिन जो मेरा चैनल जो है से नया ही अपना सेपरेट सब कुछ के मात्र 15-20 दिन से है, जिसमें वो टोटल जीएस करके यही ऐप है, और ये प्ले स्टोर पर देख लीजिए। उसमें और भी सुविधा दे दिया गया है। ऐसा नहीं आपको लगता है जो केवल ज्योग्राफी ही पढ़ें, केवल मैप ही पढ़े, केवल हिस्ट्री ही पढ़े, जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो पूरा फाउंडेशन पढ़ते हैं तो इसमें विस्तृत है, तो उसमें भी प्ले स्टोर में सब दिया गया है। ज्योग्राफी केवल अपना पढ़ना है तो मात्र 199 में आपको 2.5-3 महीना पढ़ा जाएगा। फिर नहीं है केवल मैप ज्योग्राफी पढ़ लिए, मैप पढ़ना चाहते हैं, मानचित्र, तो भी 199 का है, वो भी 2 से 3 महीना लगेगा। उसमें सब चीज़ है, वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो फाउंडेशन में, और मेरा फाउंडेशन का बैच है 2-3 दिन पहले ज्योग्राफी से शुरू हो गया है 4 बजे, 1-1.25 घंटा अभी क्लास चल रहा है। मंडे से उसमें 1 घंटा हिस्ट्री भी शुरू होगा। और मैप का जो ज्योग्राफी का मानचित्र का बैच है उसमें कुछ बच्चे जुट गए हैं और भी है, तो भी मतलब 18 के बाद जो है 19 या 20 से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें भी जो पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी, तो भी मैप ऐसा चीज़ है, इंटरेस्टेड भी है, और उसमें ढंग का क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्व करना रहता है। उसमें भी केवल आप जुड़ना चाहते हैं, हमको परखना। जो लोग जान रहे हैं तो ऑलरेडी जान रहे हैं, जो लोग हमसे नहीं अभी उतना परिचित हैं, मेरे कैसे हम पढ़ाते हैं, किस हद तक पढ़ाते हैं, कुछ आपको जानना हो तो एक आध सब्जेक्ट में भी जुड़ जाइए, धीरे धीरे होगा तो और सब्जेक्ट में आप जुड़िएगा। और नहीं तो जानते हैं तो फाउंडेशन में ये जो है से लगभग 1 साल के, जब तक जॉब नहीं होती है कुछ न कुछ समस्या आपको होगी। जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे जाएगा, और उसमें आप देखते चलिए जो क्या क्या आपके लिए हम कर सकते हैं या कर रहे हैं। ये फैसला करना तो आपका काम है, आपके करियर के लिए। करियर में जो मुख्य चीज़ है ज्ञान होना, चाहे कैसे पढ़ना है, तो उसमें कितना हम कारगर सिद्ध हो रहे हैं, आपको जो मेरा टीचिंग आपको कितना ही हो रहा है, तो आपको फैसला करना है। तो इसी करीब में जो है से अभी हम पॉलिटी का शुरू कर रहे हैं। तो ये सब जो है से इसमें हमारी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम तो आप पढ़े हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। सो उसको थोड़ा क्वेश्चन करके थोड़ा कुछ बोल देते हैं तो ये आपको आएगा, तो परीक्षा में आप प्रॉपरली भर देंगे OMR शीट को। लेकिन फाउंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री कैसे हम पढ़ाते हैं, वो तो आपको बस 1 हफ्ता पढ़िएगा, 10 दिन में एहसास होने लगेगा। और ज़्यादा क्या कहें, इसमें आप लोग सहयोग करिए। नया चैनल है मेरा, टीचिंग तो इतना दिन से है, इसमें टोटल जीएस करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो इसमें तो आपका कुछ जाता नहीं, इसमें कीजिए जो हमको भी थोड़ा एक लगे जो हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो अंदर से एक खुशी लगे
एक उत्साह लगे जो नहीं हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लोग भी मेरे लिए कुछ ये कर रहे हैं। और क्या बोले, ये इसी कड़ी में देखिए पॉलिटी का जो क्वेश्चन सब है, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। तो संघीय व्यवस्था मीन्स फेडरल सिस्टम, तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। तो भारत के संविधान में जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया गया है संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो 60 देश, लेकिन एक और भी जोड़ देते 60 देशों का अध्ययन करके भारत के संविधान को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारत के संविधान पर 1935 के अधिनियम का, ये ख्याल रखेंगे सीधे क्वेश्चन आपको, 1935 के अधिनियम का प्रभाव है। ये तो 1935 का अधिनियम पॉलिटी में ही पढ़ाया जाता है, इतिहास में भी किसी में आप जुड़ते हैं तो उसमें हम पढ़ाएंगे या पढ़ाया जाता है, ये हो गया। और संघीय व्यवस्था जो है सो कनाडा से लिया है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ते हैं संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, वही है संघीय व्यवस्था। तो पूछ रहा है जो संघीय व्यवस्था का कौन जो है से विशेषता नहीं है, तो यही देखिए संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, मैं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एक जो होता है समवर्ती भी सूची होता है, कनकरेंट लिस्ट, समझ गए, ये सेंट्रल लिस्ट से आई स्टेट लिस्ट, तो ये बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है, और ये डबल सिटीजनशिप नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो डबल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन 2005 में सिटीजनशिप में कुछ संशोधन कर दिया गया है, 1955 के नागरिकता जो अधिनियम है उसमें कर दिया गया है कि अगर भारत के मूल के अगर NRI है तो उनको भी मतलब सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो थोड़ा ढंग का चीज़ है जो पूरा पढ़ लेंगे तो उस एनालिसिस में, लेकिन हमारे देश में जो है सिंगल सिटी, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, समझ गए। तो आपका कहता नहीं है तो ये नहीं है, ये सब है, समझ गए हम सारा चीज़ एक क्वेश्चन के साथ जितना जो संभव है, जो इससे रिलेटेड जो बोला जा सकता है या आपको सीखने की ज़रूरत है वो सब हम साथ साथ करते हैं। निम्न में से संविधान के प्रारूपण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं था, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, तो अध्यक्ष तो अंबेडकर थे, ये जो से अध्यक्ष थे, आई गांधी नहीं थे, ठीक है, आई अंबेडकर तो अध्यक्ष थे। 1947 में ये ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, इसमें अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, ये ख्याल रखेंगे, अन्य सदस्य ये अपने आप में क्वेश्चन है, जिसमें ये तो थे ही, एक जो है से अयंगर भी थे, सादुल्लाह थे, के मुंशी तो दिया ही हुआ, तो इसके अलावा जो है ये 6 अन्य सदस्य थे। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी स्थापित किया गया था। प्रारूप माने संविधान का प्रारूप कैसा होगा, समझ रहे हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष BR अम्बेडकर, इनकी अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों का ये कमेटी बनाया गया था। संविधान द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी, वही 26 नवंबर, जिस दिन अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान किस को अपना, संविधान सभा तो यहाँ लिखा ही हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, मतलब 26 नवंबर 1949 को, और जो बचा जो था वो 26 जनवरी 1950 को। तो उसी दिन से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत एक
लोकतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतांत्रिक भी है। नॉट मतलब इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी ही नहीं है बल्कि यहाँ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम बोलेंगे गणतंत्र का क्या मतलब होता है, स्वतंत्र का क्या मतलब होता है। तो ये तो जितना क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहे, लेकिन जब थोड़ा पढ़ाई होती है क्लास में तो रिपब्लिकन का क्या मतलब है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक बार जो है से स्वतंत्र भारत के हैं, एक बार गणतंत्र भारत के हैं। गणतंत्र माने रिपब्लिकन का क्या मतलब होता है जब देखते हैं, जहाँ टर्म आएगा समझाएंगे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो कुछ नहीं है, BN राव, ठीक है, उसमें तो कुछ है नहीं बोलने का इसको। 20 में सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, अमेरिका में, ये देख ले। और भारत का सबसे क्या है, लंबा और विस्तृत और लिखित, 20 में लिखित बृहत संविधान जो है भारत का है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो रिपोर्ट तो 1930 में ये हुआ था। साइमन कमीशन स्थापित हुआ साइमन 1927 में, साइमन आयोग कहे या कमीशन कहे, हिंदी में ठीक रहेगा। साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था, हो गया 3 क्वेश्चन। और 1928 में, फरवरी 1928 में साइमन आयोग, साइमन कमीशन भारत आया था। अपना रिपोर्ट कब के क्वेश्चन जो पूछ रहा है 1930 में। यहाँ से 3 चीज है आपका, तीनों चीज एक साथ कर दिया गया है। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो वही तो 26 नवंबर, ये भारत का संविधान कब अपनाया गया, ठीक है। तो अपनाया गया ये 26 नवंबर के, जाके जो बचा चीज था वो लागू हुआ 26 जनवरी। तो पूछ रहा है ये अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर। कौन, तो संविधान सभा द्वारा। और संविधान सभा है क्या, तो संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत है उसी के तरह, उसका मूल उद्देश्य था कि भारत के लिए भावी संविधान को तैयार करने के लिए एक सदस्यों का एक समूह होना चाहिए जो संविधान सभा कहलाया। और संविधान सभा का गठन भारत के भावी संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। और संविधान सभा जो गठित हुआ वह कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये कैबिनेट मिशन भारत है, उसका मूल उद्देश्य क्या था, तो संविधान सभा का गठन करना। और संविधान सभा गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो भारत के लिए भावी संविधान तैयार करना। सारा एक साथ बोल दिए हैं। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, यही तो है भारत संविधान सभा। संविधान क्या था, भारत के जनता के प्रतिनिधियों, संविधान सभा के जो सदस्य थे, बिहार यूपी जितने सारे राज्य थे, तो उसमें प्रतिनिधि कहाँ, सब राज्य के थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। और अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया, जो बिहार के सबसे वरिष्ठ माने क्या कहेंगे नेता थे। और फिर 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे, जो भारत के आगे चल के राष्ट्रपति बने, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 दिन के बाद जो है से जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को मतलब प्रिएम्बल प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं।
तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राजेंद्र बाबू को मतलब प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया। तो इसीलिए कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये आप जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा जो है उनको मनोनीत कर लिया गया था, समझे। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बार लगातार 2 बार जो है से एक बार स्वतंत्र भारत के हैं, एक गणतंत्र भारत के हैं। तो 2 बार में एक बार लगातार दोनों नहीं हैं। तो पहली बार जो राष्ट्रपति है उस संविधान सभा द्वारा राजेंद्र बाबू को मनोनीत कर लिया गया था। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी एन इलेक्टेड पर्सन, नाइदर नॉमिनेटेड नॉट हेरेडिटरी। मतलब गणतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होगा न तो नामित व्यक्ति हो सकता है और न ही आनुवंशिक, समझ गए। आनुवंशिक पद्धति से होता मेरा, तो अभी मुर्मू जो है सो उनका कोई हस्बैंड चाहे जो कुछ होता, उत्तराधिकारी जो होता राष्ट्रपति बन जाता। तो स्वतंत्र भारत के तो बने राजेंद्र बाबू, लेकिन गणतंत्र भारत के भी एक ही बार वो बने। तो गणतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष दैट इज प्रेसिडेंट, वह न तो नामित व्यक्ति होगा। तो पहली बार तो राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा उनको नामित कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया, चुनाव तो हुआ नहीं था। तो शायद आप समझ गए होंगे, माइन्यूट चीज़ है, छोटी चीज़ है। तो गणतंत्र का मतलब वही होता है, संविधान केम इनटू फोर्स, जो क्रियान्वित हुआ। इस दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा इसको क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, अंगीकृत किया था। शायद समझ गए, इतिहास में भी ये पढ़ा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा किया जाता है। 1947 के बाद जो होता है, अब तो यूपीएससी में आगे का भी चीज़ पढ़ाता है। तो बोल दिए हैं, तो संविधान सभा भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र ये अलग है, न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों, तो संसदीय जो लिया है ब्रिटेन से लिया है, समझे। और न्यायिक जो लिया है अमेरिका से लिया है। तो ब्रिटेन तो है, फ्रांस है, इसमें नहीं, यूएस और स्विट्जरलैंड, ये आपका आंसर होगा। संसदीय व्यवस्था जो लिया है वह ब्रिटेन से लिया है। न्यायिक सर्वोच्चता जो है यूएस से, मतलब अमेरिका से लिया है। और संसदीय व्यवस्था ही क्यों भारत में अपनाया गया, तो विधायिका कार्यपालिका के ऊपर हावी होता है, समझ रहे हैं ना। लेजिस्लेटिव डोमिनेंट ओवर एक्सिक्यूटिव, समझ गए। संघवाद का क्या अर्थ होता है, फेडरलिज्म। संघवाद का क्या अर्थ हो, संघ तथा राज्यों के बीच सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आज जो कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, माने सत्ता को एक इकाई तक, ग्राम पंचायत तक पहुंचा देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसको कहें। क्या है संघवाद का, राज तथा, तो इसी में बोलते हैं संघ सूची। अब ये ऊपर क्वेश्चन था, समझ, संघ सूची, राज सूची। और समवर्ती सूची, सेंटर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें दोनों का अधिकार रहता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रभावकारी चाहे जो चलता है वो केंद्र का चलता है। तो है तो संघीय व्यवस्था, लेकिन यह व्यवहारिक रूप में कभी कभी एकात्मक हो जाता है, फेडरल न होकर यूनिटरी हो जाता है। जैसे बहुत कुछ देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है,
उस राज्य के मुख्यमंत्री से कहाँ पूछता है, वहाँ से थोप दिया जाता है। अगर दूसरे गठबंधन, दूसरी पार्टी की सरकार अगर राज्य में है तो गवर्नर हस्तक्षेप करने लगता है और केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि है वो। तो या तो विकास रुक जाएगा, दोनों बात है। अगर एनालिसिस देखेंगे तो जिस गठबंधन चाहे जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री में समन्वय हो सकता है, ये होगा। एक पक्ष है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वहाँ से ग्रांट मिलेगा, ज़्यादा उस राज्य का विकास होगा, व्यवहारिक में देखते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी तो है कि केंद्र में अपना ही सरकार है तो अब केंद्र से डरेगा नहीं राज्य, जो मनमाना करता है, जो होता है चलाता है। उदाहरण बिहार है, यूपी है, जहाँ जहाँ पर बीजेपी गठबंधन, बीजेपी की सरकार है। आप देख सकते किसी की भी सरकार हो, ऐसा नहीं जो बीजेपी के, कांग्रेस की भी सरकार रही है तो वही किया है। और राज्यपाल की नियुक्ति अभी सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है, लेकिन ये तो कहने के लिए लोकतंत्र है, चलाया जाता है, जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकतंत्र में ही चलाया जाता है। तो ये तो एनालिसिस का चीज़ है, वो अभी पीटी का चीज़ है नहीं कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उसी की गठबंधन या पार्टी की सरकार राज्य में रहेगा तो विकास अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। उदाहरण है जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, वो केंद्र में किसी की भी सरकार रही है, उस सबके साथ एडजस्ट हो जाते, राज्य का अच्छा विकास होता है, एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष आपको प्रोस एंड कॉन, माने सकारात्मक करना, दोनों पक्ष पर विचार करना पड़ेगा ना। तो केंद्र में अपनी ही सरकार रही तो राज्य सरकार मनमानी करने लगती, उसको डर नहीं रहता है, ये भी पक्ष देखना पड़ेगा आपको। लेकिन दूसरे गठबंधन, दूसरी पार्टी के साथ केंद्र के अधीन रहता है, हो जो उसको राज्य सूची में उतरे, केंद्र से उसको अच्छा काम नहीं करेगा तो ग्रांट नहीं मिलेगा, केंद्र से ऊपर से दबाव आएगा। ये थोड़ा एनालिसिस का चीज़ है, पीटी का तो है नहीं चीज़, समझने का चीज़ है। तो जो आगे का क्लास होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान स्वतंत्र राज्यों का नहीं, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, समझे। ये आर्टिकल 1 में है, ये समझे। तो भारत का यद्यपि जो है से संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने मतलब इसको संघ शब्द दिया था, संघ, संघात्मक नहीं, यूनियन। तो भारत राज्यों का से यद्यपि संघीय व्यवस्था, अभी क्या देखे, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, मैंने शक्ति का बंटवारा क्या, राज्य सूची में जो राज्य का अधिकार है, संघ सूची में है केंद्र सरकार का अधिकार है, आज जो दोनों के बीच में है दोनों का अधिकार है, जिसको समवर्ती कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। लेकिन उसमें ज़्यादा जो चलता है दादागिरी शब्द कहें, दादागिरी शब्द तो नहीं बोले, माने डोमिनेंसी कहें, तो स्वाभाविक केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसका समवर्ती में केंद्र का ही चलता है, राज्य का कम चलता है। केंद्र जो डोमिनेंट होता है स्टेट पर, स्वाभाविक है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, समझ गए। तो भारत की व्यवस्था जो है संघीय व्यवस्था है, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो अंबेडकर थे, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम से ज़्यादा उन्होंने संघ शब्द पर जोर दिया, यूनियन पर जोर दिया। इस संघ का क्या मतलब है, दो अर्थ में संघ दिया जाता है। जो भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब है कि भारत के साथ जो अभी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो किसी करार एग्रीमेंट का वो परिणाम नहीं है। भारत संघ में अगर आप हैं, जितने सारे राज्य हैं 28, आगे चल के बढ़ जाए घट जाए, दैट इज अदर थिंग, वो हो जाए, तो ऐसा नहीं है जो संघ है। अगर ये संघ है, इसका मतलब है ये करार नहीं, एग्रीमेंट जो आपके साथ इस सीजन में रहेंगे, 2 साल रहेंगे, इसके बाद में हम अलग हो जाएंगे, समझे, ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि ये भारत
के जो राज्य हैं अभी वर्तमान में 28 और यूटी जो केंद्र शासित 8 हैं, वो मतलब उससे अलग हो नहीं हो सकते हैं, उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारत है तब बिहार है, भारत है तब झारखंड है, भारत है तब यूपी है। ऐसा नहीं जो बिहार यूपी झारखंड के जितने राज्य है उसका अलग एग्जिस्टेंस, कोई अलग अस्तित्व है। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है, भारत राज्यों का संघ है। यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो संघ शब्द पर ज़्यादा जोर देते हैं। इस संघ का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट, और इसका 2 अर्थ है। एक अर्थ वही है कि यह भारत के साथ जो अन्य राज्य है, बिहार यूपी जितने सारे राज्य हैं, किसी एग्रीमेंट नहीं है वो, ये हम 2 साल तक आपके साथ हैं इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। एग्रीमेंट का, वो करार का परिणाम नहीं है। और दूसरा इसका पक्ष है कि भारत जो राज्यों का संघ है वो राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। भारत है तब बिहार है, यूपी है जो राज्य है, झारखंड है, उसका कोई अस्तित्व, भारत है तब बिहार यूपी है, ऐसा नहीं उसका कोई अलग अस्तित्व है। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसकी चर्चा संविधान के प्रथम भाग में है। प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में है, 5 से फिर नागरिकता आ जाता है। 5 से 11 जो है सो द्वितीय संविधान का भाग है, 5 से आगे नागरिकता आता है। तीसरा जो संविधान का तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार है, वो 12 से 35 है। चौथा भाग जो है इसे 36 से 51 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व है। 4A में जो है फिर जो है से मौलिक कर्तव्य है। पढ़ना चाहते तो एक साथ कितना, लेकिन कम समय में इतना चीज करना रहता है, ये तो क्लास का चीज़ है, लेकिन जो सामने पढ़ता है वो सब आपको बोल दें, सब आपको माइंड में रहना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन तो सब लोग ठीक कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में पहले जोड़ी गई भाषा, तो मूल में जो था, मूल संविधान में स्थानीय इसकी संख्या जो थी 14 थी, और ये सिंधी को 1967 से इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 का था, तो 15 हो गया। कोंकणी नेपाली ये सब जो है से 71वीं से जुटा है। अभी वर्तमान में जो है से 22 है, तो ऐसा तो शायद एक क्वेश्चन है, वर्तमान में 22 है। आपात के काल के समय कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? 20 और 21 समझे? इसी में कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मैंने पर्सन कहता है, सिटीजन नहीं, कोई भी व्यक्ति को जीने से जिसको हिंदी में बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट, ऐसा नहीं जो मतलब एक नागरिक हैं या लोग हैं तो कुछ भी कर देंगे तो हमको फांसी नहीं होगा, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि अपवाद में है कि जो कानून के तहत जो प्रक्रिया है, किसी के अगर फांसी दी जाएगा मतलब प्राण लिया जाएगा, जिसको आप टेक्निकली हम लोग कहते हैं फांसी दे देना, तो वह कानूनी प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत है, उसको फांसी दी जाएगा, माने प्राण लिया जा सकता है। लेकिन ऐसे जो है से नहीं। तो किसी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? जो मन में आएगा हम करेंगे, तो नहीं। एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के तहत जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके तहत आपको फांसी हो सकता है।
अब पर्सनल लिबर्टी वही निजता का अधिकार जो कुछ वर्षों देखे होंगे पहले, ये किसे में कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अभियुक्त है, अगर उसको अभियुक्त बना दिया गया है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। नहीं देखते हैं पुलिस जो है माने दबाव में मारपीट के कुछ से कुछ बोलवा लेती है, तब न्यायपालिका जो से कहता है जो पुलिस का जो रिपोर्ट वहाँ पुलिस के सामने दिया गया जो बयान है उसको आधार नहीं माना जाता है, उस आधार पर किसी को अभियुक्त है या नहीं है उसको अभियुक्त माना जाएगा कि नहीं है। तो इसीलिए जब देखते हैं ये व्यवहारिक पक्ष में तो टॉर्चर करके इतना दबाव देता है जो से कुछ न कुछ बोलने लगता है, तो ये सब 21 ही कहता है। और 20 में एक गलती के लिए एक अभियुक्त के एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। उसका दूसरा पक्ष कहता है ये किसी अगर अभियुक्त किसी चीज के लिए है वो तो अपने विरुद्ध उसको गवाह देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पक्ष कहता है कि कोई व्यक्ति अगर अभियुक्त है कि नहीं उस समय ये कानून जो है से क्रियान्वयन में है, उस आधार पर उसको अभियुक्त बनाया जाएगा कि नहीं, न कि जो पहले कानून खत्म हो चुका है या आगे चलेगा। ये तो विस्तृत स्टडी करेंगे, अनुच्छेद 20 का ही इतना हिस्सा है, तो ये तो पढ़ने का चीज है। लेकिन सब तो कहना वही चाह रहा है, आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी में ये दोनों इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी 3 तरह का होता है, अनुच्छेद 352, 356, 360। तो 356 वाला को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। तो आप जिंदा न रहते, बिहार में कितना बार लगा है, उस समय थोड़ी है, तो वही कहता है जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म, बस ये है, इसमें तो कुछ है नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सबसे पहले भारत के गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड माने लागू किया गया है। इसी में कहता है यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता 44 में ही कहता है। तो इसके लिए जो देखते हैं तो वोट बैंक के हिसाब से वोटर को मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, जैसे आप देखते हैं ना कि इस्लाम का परमिशन है जो भाई इसमें 4 शादियां आप कर सकते हैं, तो कुरान हदीस से भारत का समाज नहीं चलता है। कानून जो है संविधान उससे भारत के संविधान से चलता है। तो आपका व्यक्तिगत जो है वो धार्मिक ग्रंथ या जो आप मानते हैं उसमें आपको 4 शादी की परमिशन दिया गया है, न कि संविधान दे रहा है। हम जो है से हिंदू के धर्म के फॉलोअर अनुयायी हम मानने वाले हैं, तो कानून जो है से भारत के संविधान से चलता है, न कि गीता और रामायण से चलता है। वो आपका व्यक्तिगत है, धर्म मानने की आपको स्वतंत्रता है। इसीलिए कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश है, तो आपका व्यक्तिगत है जो आप किस धर्म को मानिएगा, तो उससे देश का कानून है। देश का कानून जो है सो भारत के संविधान से चलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में वही कहता है कि आप 4 शादियां, इस्लाम आपको परमिशन देता है, आपका धार्मिक ग्रंथ देता है, तो 4 नहीं आप 10 कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसमें से कोई FIR करेगा, कोई अगर महिला, तो हम जेल में डाल देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो जेल में डाल देते हैं, तब वोट बैंक के हिसाब से हम कोई उसको इम्प्लीमेंट कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ठीक है, वोट बैंक खराब हो जाए, इसलिए आपको हम नाराज करना नहीं चाहते हैं। तो जैसी FIR करेगा तो हम आपको डाल देंगे। तो उस समुदाय के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम या तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं या हमको सताया जाता है। तो सताया नहीं जाता है, कानून जो चलता है मेरे संविधान से। आपका धार्मिक ग्रंथ है, उसमें आप मानिए 8 नहीं 10 कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे उसमें से कोई कदम उठाएगा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो कहते हैं हमारे मतलब धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप माना जाता है, तो कोई कदम नहीं उठाते हैं, इसलिए कि वोट बैंक खराब हो जाएगा हमको। तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
समान नागरिक, नागरिक हैं आप सब। नागरिकता आपको मिला है धर्म के आधार पर थोड़ी, जाति के आधार पर थोड़ी मिले हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, एकल है, कोई धर्म जाति बढ़ के होगा, जन्म स्थान होगा, समझ रहे हैं ना, जन्म स्थान, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब चीज सुरक्षा आपको देते हैं उस आधार पर। शादी करने के लिए एक से अधिक बेगम रखने या पत्नी रखने के लिए आपका धार्मिक ग्रंथ थोड़ी ही चलेगा। आप नागरिकता आपको मिला है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार मिला है भारत के संविधान से, नहीं कि गीता रामायण कुरान हदीस से मिला है। तो अधिकार लेना होगा तो आप बात कीजिएगा संविधान की। स्वच्छता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो उस समय आपको चले आपका धार्मिक, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अनुच्छेद 44 में, 45 में यही कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क समकालीन सरकार की व्यवस्था करेगी, समझे। तो 36 से 51 जो है से अनुच्छेद वो नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व के लिए आप किसी न्यायालय का सहारा नहीं, उसमें परिवर्तनीय नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो शुरू से संविधान बना तब से 45 है, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क समकालीन सरकार की व्यवस्था करेगी, यह मौलिक अधिकार कर दिया गया, इसीलिए अब न्यायालय का सहारा हम आप लेते हैं। संविधान का कौन अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहता है, की शक्ति देता है। इसमें देखिए ये दोनों, एक बार दो चीज पूछ लिया गया है। तो इसमें जो है आर्टिकल 32 है, इससे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा जो इसमें है आर्टिकल 226, इससे उच्च न्यायालय, स्पष्ट ये कर दिए हैं। जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक चीज आपका हो गया उसको हम रिव्यू पुनरीक्षण कर सकते हैं। तो पुनरीक्षण करने का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो से हाई कोर्ट का डिसीजन को रिव्यू करेगा, और ये हाई कोर्ट जो है से लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, उसका निरीक्षण करेगा। और साथ साथ यही है अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट के लिए, जैसे कोई विवाद हो हमारे आपके बीच में किसी को, तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़िएगा तो अनुच्छेद 131 जो होता है, जिसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहता है, समझे, मूल क्षेत्राधिकार। तो हम आप कुछ, हमारे आपके बीच में कुछ विवाद हो जाए तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 131 के तहत केंद्र राज्य के बीच कुछ विवाद हो, दो राज्यों के बीच विवाद हो, या एक तरफ एक से अधिक राज्य हो, केंद्र हो, तो उस वैसे विवाद के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाता है, जिसको मूल क्षेत्राधिकार कहता है। हमको आपको कुछ होगा तो पहले थाना में FIR कराइए, चाहे कीजिए, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट से आपके पक्ष में या विपक्ष में फैसला हो तब आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के फैसले को लेके आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ है आपका, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। इसका एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी, कहीं क्वेश्चन मिलिए जाएगा आपको, यहाँ कोई जरूरत नहीं, पढ़ना है तो सेट को पूछने वाले क्या पूछेंगे हम थोड़ी जानते हैं। योजना, योजना मीन्स प्लानिंग, प्लानिंग किस सूची में आती है, समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट। अब भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समझे। इसमें मूल संविधान में 97 था, अभी वर्तमान में 100 है, 47 है, 52 है, वो तो कहीं आएगा क्वेश्चन तो चर्चा कर लेंगे। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22।
अब मूल में कितना था, अभी तो पीछे क्वेश्चन था, मूल संविधान में स्थानीय भाषाएं, ये जो है स्थानीय भाषाएं कितना थी, क्वेश्चन इससे आएगा तो यही होगा 14। इसके बाद 15वां हुआ सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। यहाँ तो कुछ है नहीं, वही पूछ रहा है आपसे। EWS आरक्षण, ये 15(4) और 16(4) यही है। यही कहता है कि 15 में समकालीन गवर्नमेंट चाहे संविधान कहता है कि देयर वुड नॉट बी डन एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आइदर कास्ट, क्रीड, सेक्स, बर्थ प्लेस, ये कहता है 15 में कहता है। लेकिन जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जा सकता है, 15 कहता है। लेकिन निवास स्थान पर विभेद किया जा सकता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कोई है, उसका वहाँ रहना ये है, तो जन्म स्थान और निवास स्थान में अंतर है। जन्म हम कहीं और लिए, लेकिन निवास हम जो से ज़्यादा क्या उसको कहे रिमोट एरिया में है, तो वहाँ कुछ सरकार हमको छूट देती है। तो 15(4) यही कहता है, और 16(4) यही कहता है कि अभी जो EWS है यही ना किया गया है। से जाति से तो आपको हम आरक्षण दे नहीं रहे हैं, जाति से तो उच्च जाति में है। लेकिन आर्थिक रूप से यही तो मांग था इतने दिनों से कि आर्थिक रूप से बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, जो सब जातियां हैं उत्तर भारत के, जिसको हम आप जानते हैं, तो आर्थिक रूप से जो मजदूरी काम करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है लाइवलीहुड के लिए, तो जाति के आधार पर उनको तो लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति पर उनको लाभ देने के लिए नया ही चीज़ किया गया है, तो वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में विभेद किया जा सकता है। एक तरफ कहते हैं 16 में जे एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के जो अवसर देते हैं उसमें महिला को नहीं देंगे, सेक्स के आधार पर, लेकिन महिला का आरक्षण बिहार सरकार दिए हुए है। बिहार की नौकरी में 35% दे दिया है, पंचायती राज में 50% दे दिया है। तो ये अनुच्छेद 16 और 15 का मतलब उल्लंघन माना नहीं जाएगा, बल्कि सब अपवाद है। जैसे ओबीसी में आप देखें 27 पर क्रीमी लेयर यही ना कर दिया, जाति के आधार पर आपको दे दिया गया। पिछड़ी जाति में आते हैं, पिछड़ी जाति में ऐसे बहुत सारे जाति हैं, जाति को छोड़ दीजिए, बहुत ऐसे परिवार हैं जो बहुत लोगों से संपन्न है, तो जाति के आधार पर उनको आरक्षण तो मिल जाना चाहिए। लेकिन उसी में डाल दिया क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में जो आएंगे, क्रीमी लेयर से बाहर है, उन्हीं को हम आरक्षण देंगे। तो यहाँ भी वही है, जाति के आधार पर तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से आप ऊंची जाति में होते हुए भी आर्थिक रूप से सबल नहीं है, जिस कारण आपको तो ये 16 का और 15 का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसका अपवाद समझाएगा। वही पूछ रहा है, यहाँ से वही पूछ रहा है। तो ये अनुच्छेद सीधे हम लोग 14 से 18 पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से काम नहीं चलेगा, पूछने वाला पूछ चुका है। तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में, और सब उसका पाठ पढ़ना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो कहते इतना, जो जनरल बच्चे कहते इतना क्या जरूरी है सर, तो पूछने वाला तो पूछ लिया, आपको इसे पता लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा। 15 में 4 है, 16 में 4 है, इसका मतलब 15 1 भी है, 15 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, चारों समझेंगे तब तो। मौलिक अधिकारों की रक्षा हो तो उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, अभी तो चर्चा करिए चुके हैं। हाई कोर्ट किसके तहत, याचिका 226 के तहत। यही अगर सर्वोच्च न्यायालय रहता ये, तब क्या होता, सुप्रीम कोर्ट हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, याचिका किस अनुच्छेद के रीट कैसे कर सकते हैं, तो सीधे बार बार बोल रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी स्तर पर किसी द्वारा आपका हनन किया जा रहा है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट
अपने जो आपका हाई कोर्ट होगा जहाँ के आप निवासी हैं, या सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अन्यथा सीधे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका नहीं ले जा सकते। बताए तो सबका, जैसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 131 में है कि उसको ओरिजिनल या फंडामेंटल जुरिडिक्शन कहता है, मूल क्षेत्राधिकार। तो उसमें हम आप नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के एगेंस्ट आप याचिका दायर कर सकते हैं। हमारे आपके बीच में कोई विवाद हो तो सीधे हम यहाँ नहीं आएंगे, हाई कोर्ट नहीं आएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं वहाँ जाएंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 इसमें जो होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति कोई ऐसा कानूनी दांव पेच, या जो राष्ट्रपति तो एक पॉलिटिकल बॉडी है, कोई जरूरत नहीं है वो माने कानूनविद हो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं। सलाह मांगते हैं, हो गया। और सलाह जो मांगते हैं से सुप्रीम कोर्ट को देना उनकी बाध्यता है, ऑब्लिगेटरी है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समकालीन राष्ट्रपति को दिए गए सलाह को मानना या इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं होता है। तो दोनों एक के साथ है इसमें, और इसमें तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति। कब? जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, ये भी ख्याल रखिएगा। जब संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन सत्र में न हो, ये अध्यादेश अगर देश के समाज के हित में कोई ऐसे कानून की आवश्यकता समकालीन राष्ट्रपति महसूस करते हैं, और कानून बनाने वाली तो संस्था संसद है, और वो कानून है नहीं और समाज देश के हित में जरूरी है, तो अध्यादेश जारी करके बनाया जाता है। और वही उसका मतलब समान मूल्य है, वैल्यू है जितना संसद द्वारा किया हुआ है। लेकिन जैसे ही संसद सत्र में आता है और 6 सप्ताह के अंदर उसको अगर मैंने रेटिफाई कर दिया जाता है तो आगे बढ़ता है, नहीं तो अपने खत्म हो जाता है। तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत समकालीन भारत के राष्ट्रपति तभी करेंगे जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, और देश या समाज के हित में अगर कोई ऐसे कानून की आवश्यकता होती है जो अध्यादेश द्वारा कानून बनाया जाता है, वो उस कानून का मूल्य या वैल्यू ठीक उतना ही है जितना कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का। 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं। सलाह कैसा मांगेंगे? कानूनी। तो कानूनी सलाह उनको देना सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को कार्यान्वित करना या मानना समकालीन राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, वो स्वच्छंद है। जितना पढ़िएगा है सब कुछ एक के साथ बोल दिया गया। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि 4th अनुसूची 4th शेड्यूल है। एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस दैट इज राज्यसभा। वही तो पूछ रहा है
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक 100 ये, तो नीचे की न्यायालय जो है वो कोई ऐसा डिसीजन देती है तो उसका रिव्यू करना उसी का काम है, अनुच्छेद 137 के तहत। इसमें और कुछ है नहीं। कौन सा अनुच्छेद? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, 37। इसमें ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का गठन का बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात के 47 में शायद पेंशन मैटरनिटी लीव है, माइंड में नहीं आ रहा, ये तो ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। 44 में अभी तो लिखे हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसमें ये कर रहा है 47 का, माइंड में नहीं आ रहा, शायद वही है जो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची 52वीं संविधान संशोधन 1950, जब आना होगा तेज, समझ में। मानव दुरुपयोग बेगारने से जो है से अनुच्छेद 23 में मानव दुरुपयोग में ही से इसके अंतर्गत जो आता है, पहला मानव का खरीद बिक्री, यही ना हुआ, बेच देते हैं जी, नहीं देखते हैं। जो दूसरे बिहार को ही ले लीजिए, जनसंख्या सेक्स रेशियो सबसे कम है हरियाणा में, यादव प्रैक्टिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, हर व्यक्ति, हर पेरेंट, हर को तो नहीं बोला जा सकता, कुछ है अपवाद, व्यवहारिक तो बोलना बहुत प्रतिशत है, लेकिन व्यवहार से हर आदमी सोचता है जे, इसलिए कि पुरुष प्रधान से वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का का होना जरूरी है, तो हर पेरेंट तो यही सोचेगा। फिर दहेज प्रथा भी है एक नया, इसमें जुट जाता है कारक। तो सब अगर पेरेंट यही सोचे केवल हमको लड़का हो और वंशावली जेनोलॉजी को आगे, जिसको वंश बोलते हैं, आगे बढ़ाने के लिए, तो उस लड़के का लाइफ पार्टनर कहाँ से लाओगे? इसी का दुष्परिणाम जो है से सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में। वहाँ देखते हैं 4-4, किसी पेरेंट के 4-4 लड़के हैं, किसी के शादी नहीं, लड़की है नहीं तो शादी कहाँ से आएगा? दूसरे राज्यों से खरीद कर ले जाते हैं, उनके सामने ये समस्या होती है। चाहे एक ही कहीं से खरीद कर ले आते हैं या उसी साथ 2-4 जो है से, इसको क्या बोले हो, तो विवाह के प्रकार पढ़ना है, इसमें तो यहाँ है नहीं आपको। तो विवाह के प्रकार जो आप जानते हैं वो दूसरे कुछ और भी है, उसका वर्गीकरण, तो ये समस्या हो गई है। तो मानव का खरीद बिक्री जो करना है वह इसी दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है इसमें महिलाओं तथा बच्चियों का क्या है, शोषण। इसी के तहत में जो आप वेश्यावृत्ति कहते हैं, धकेल दिया जाता है आर्थिक मजबूरी में। बच्चियां तो थोड़ा इनोसेंट होती है, अनभिज्ञ होती हैं, लेकिन महिलाएं भी बहुत है से आर्थिक तंगी, चाहे देखते हैं रात दिन पेपर न्यूज में देखते हैं, जो कोई बहला फुसला के ले आए, साहब को यहाँ जॉब दिला देंगे और जॉब के बदले में अनैतिक कार्य में उसको संलिप्त करा देते हैं। अब उसमें इतना पड़ जाता है से बाहर निकल नहीं सकता है, वो निकलने नहीं दिया जाता है। तो ये सब अनुच्छेद जो है से 23 के तहत ही है, समझ में आया। और विवाह में भी लड़की को मतलब देखते हैं, लेकिन कुछ जनजातीय समाज है जिसमें लड़की को बेचा जाता है, तो वो अपवाद है, समझे, वो अपवाद है। लेकिन ऐसे मैंने लड़कियों का खरीद बिक्री जो है से इसी मानव दुरुपयोग के अंदर आता है। 24 में तो वही है, बॉन्डेड लेबर है, जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। हमारे अनुच्छेद की संरक्षण, बस ये तो रटने का है। पर्यावरण किसको संरक्षण और संवर्धन, ये तो रटने का है।
भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था जो की गई है इसी में की गई है, एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब हुआ जे 324 में तो चुनाव आयोग है, 26 में यही कहता है कि 18 वर्ष की कोई ऐसा जो है से व्यक्ति बोल रहा है, लड़का लड़की नहीं बोला, कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उसको व्यस्त मताधिकार के तहत मतलब वोट देने का वो अधिकार उसको मिल जाएगा। और इसी के लिए आप देखते हैं जो चुनाव आयोग साल में एक बार दो बार उसका क्या होता है, वोटर लिस्ट का मतलब पुनरीक्षण करता है। बहुत लोग जो व्यक्ति अभी जो आप देखे हैं चुनाव बिहार में SIR वो इसी का मुद्दा था। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका भी नाम उसी में है, तो उसके नाम पर कोई जिस पार्टी गठबंधन चाहे जिसका जो बोलबाला होता है उस पर ये गिरा देते हैं। व्यंग भी आता है, देखते हैं छोटा छोटा यूट्यूब पर आता है। बहुत ऐसे हैं जो समाज छोड़ दिए हैं, जाकर दूसरे जगह बस गए, वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा लिया, यहाँ कोई और वोट गिराता है, तो यही करता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनके 18 वर्ष हो गई है या नाम नहीं जुड़ा तो वंचित हो जाएगा। तो यही चुनाव आयोग अनुच्छेद 326 के तहत यही करता है कि 18 वर्ष के जो बच्चे बच्चियां जो है जो आयु पूरा कर लिए व्यस्त मताधिकार के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वो भागीदार बनेंगे यानी वोट गिराएंगे। अनुच्छेद 324 से ही कहता है। संविधान के प्रारूप समिति BRM ने किस अनुच्छेद को संविधान हृदय तथा आत्मा यही जो है, इसी में 5 तरह के होता है, बंदी प्रोजेक्शन परमादेश वगैरह, जो ये आपको पुनरीक्षण करने का मौका देता है, तो वही है ये अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा प्रस्तावना जो है इसे क्या है, एक प्रकार का नट सेल है संविधान का दर्शन भी आप कह सकते हैं, फिलॉसफी परिचय भी कह सकते हैं, या संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। संक्षिप्त रूप जिसको आम बोलचाल में कहते हैं ना, फिल्म का टेलर देख के आप पता लगा लेते हैं कि आगे फिल्म क्या होगा। इंट्रोडक्शन कहिए, फिलॉसफी कहिए, नट सेल कहिए, ये प्रस्तावना है। कौन सा कथन भारतीय प्रस्तावना के संबंध नहीं है तो यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती है, यह शक्ति का स्रोत नहीं है, संविधान का भाग तो है और इसमें कह रहा है नहीं है, तो प्रस्तावना में अब तक केवल 2 बार नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है, नहीं है। तो प्रस्तावना में केवल 2 बार नहीं, अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है, और वह भी संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 1976 के तहत हो गया ये, और इसी में प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद, हो गया पंथ निरपेक्ष, हो गया अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन को मतलब लघु संविधान कहता है, इतना नहीं, इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सारा कुछ इस पे कर दिए, जो यहाँ का जो चीज है सोशलिस्ट, यही तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, समाजवाद। तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में असमानता समाप्त करना। राजनीतिक तो है, ये धार्मिक नहीं है, इसलिए नहीं हो गया। आय एवं जीवन के स्तर को तो उठाना है, लेकिन आय आपका कम है अधिक, ये काम थोड़ी है। अब वर्ग आधारित नहीं है ये, तो ये नहीं होगा। इसके कारण
जो ये रहता तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राजनीतिक तो ठीक है, लेकिन धार्मिक जो ठीक है ये नहीं होगा। तो आर्थिक एवं राजनैतिक, इसी में जो जोड़ लीजिए सामाजिक भी, सामाजिक होगा, धार्मिक नहीं होगा। समानता को समाप्त करना समाजवाद का यही मतलब। लेकिन भारत के समाजवाद और पश्चिमी के देशों के समाजवाद में बहुत बड़ा अंतर है, समझे। तो भारतीय समाजवाद का मतलब है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता को हटा देना। आर्थिक विषमता हटा दीजिएगा, चाहे कम हो जाएगा, तो अपने सामाजिक विषमता जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और जैसी आर्थिक सामाजिक विषमता खत्म होगा तो राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आर्थिक विषमता ही सामाजिक विषमता का जड़ है। समझ रहे हैं ना। अगर आप SC ST चाहे कोई ऐसे वर्ग हैं जिसका कोई सामाजिक स्तर पर प्यूरिटी शुद्धता तो कोई है, लेकिन आपका अधिकारी अगर SC ST का हो जाए और आप उस ऑफिस में प्यून है, तो क्या आप पानी नहीं पिलाइएगा? पिलाइएगा, पिलाइएगा। आपसे ज़्यादा उसको वेतन है तो क्या नहीं मानिएगा? मानना पड़ेगा। और जब वो इनवाइट करेगा आपके अधिकारी, आप SC ST के हैं, आप जो ऐसे ऊंचे कुल का हैं, जो सब जातियां जिसको बोलते हैं, तो क्या इनवाइट करेगा आपके यहाँ घर में भोज में? तो न खाने जाए, खाइएगा। तो निम्न जातियों चाहे बड़ के लोगों के यहाँ आप नहीं खाते हैं, उसके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, क्या उसका ब्लड अलग है? ब्लड अलग नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो आर्थिक विषमता मिटा देना ही समाजवाद का भारत के संदर्भ में मूल उद्देश्य है। आर्थिक विषमता मिटेगा और सामाजिक विषमता अपने मिट जाएगा। जिसका उदाहरण दिए कि SC ST का कोई जो बहुत पैसे वाला, उसके यहाँ इन्वाइट करे तो न खाने जाता, खाता है न, कैसे खाइएगा। और जब आर्थिक विषमता मिटेगा तो सामाजिक भी, जब हम किसी से कम नहीं है तो राजनीतिक रूप से वो कंसस वहीं जाएगा। वो भी कहेगा जो हमरा भी, हम भी मुखिया का चुनाव, हम भी ML बनेंगे, हम भी। जो आज देख रहे हैं वोट बैंक, वोट लेने जाते हैं तो कतई जाति का वोट दे, तू कहता है जो हमरा भी प्रतिनिधित्व चाहिए, हमरा भी प्रतिनिधित्व चाहिए ना, हमरा आदमी को रखिएगा तो हम वोट नहीं देंगे, जो देगा उसको रख लेंगे, उसको जिताएंगे। तो यही तो है। तो भारत के समाजवाद का और पश्चिमी के देशों के समाजवाद में यही अंतर है। जो भारत के समाजवाद का, सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन थीम है टू इराडिकेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब आर्थिक विषमता को खत्म कर देना। आर्थिक विषमता खत्म होगा तो स्वाभाविक है सामाजिक विषमता खत्म होगा, सामाजिक विषमता आर्थिक विषमता खत्म होगा तो राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है वो कंसस हो जाएगा, वो समाज या वर्ग या समूह। जैसे तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए है, PT में इतना आपको भारतीय संविधान का कौन सा भाग है मौलिक अधिकार का कह दिए हैं आपको। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये जो है से DP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल है। ये भाग है राज्य एवं उसका संघ है, सब तो इसमें है। ये है संविधान कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के प्रावधान अनिवार्य शिक्षा कर दिया है। के तहत हो गया। निःशुल्क शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार हो गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में अब शामिल हो गया है। पहले भी 614 के था अनुच्छेद 45 में, लेकिन अनुच्छेद 45 जो था वो आर्टिकल 36 से 51 तक जो था नीति निर्देशक तत्व था। इसके लिए आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते थे। 45 में था, लेकिन अब जो है इसको मौलिक अधिकार ही संविधान संशोधन से कर दिया गया है, जिस कारण 6 से 14 वर्ष के बच्चे को समकालीन सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अगर नहीं करेगी तो इसके लिए आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं,
लेकिन पहले न्यायालय का सहारा आप नहीं ले सकते थे, इसलिए कि नीति निर्देशक तत्व में 45 आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के मौलिक ही, अब ये तो बोलबे किए हैं निजता का अधिकार, समझ रहे हैं ना। अगर कोई पढ़ रहा है और उस समय आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, कोई सो रहा है उस समय जोर से आप लाउड स्पीकर, उसका निजता का अधिकार है, इसके लिए चाहेगा तो न्यायालय का सहारा ले लेगा। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, समझे, राइट टू प्राइवेसी में आता है। भारतीय संविधान कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी तो चर्चा करबे किए हैं। ये जो है से नीति निर्देशक तत्व है, ये जो है फंडामेंटल राइट है, ये जो है से राज्य तथा उसके संघ का चर्चा है, 1 से 4 अनुच्छेद तक है ये। दूसरा में है नागरिकता है, नागरिकता है सिटीजनशिप, ये 5 से 11 अनुच्छेद तक है, सब तो एक के साथ आप पढ़िए, ऐसे ही आप जाइए। फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 तक है अनुच्छेद, यही 36 से 51 तक है आर्टिकल, सब तो आपको एक के साथ कर दे रहा। राज्य के कौन सा अनुच्छेद, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बस 51, इसमें कुछ नहीं है। 48 में पर्यावरण का संरक्षण है, ये सेपरेशन ऑफ 39 में है फ्री लीगल एड, माने निःशुल्क कानूनी सलाह देने की बात करता है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश संविधान के किसमें, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। और मौलिक कर्तव्य जो है से फॉर्मर USSR, जो अभी वर्तमान में रसिया है, ठीक है। ये 75 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी की सरकार, उसी समय इसकी जरूरत महसूस हो गई थी, आपातकाल लगाई थी। इसी आधार पर सरकार भी गिरा था, तो इसमें अधिकार दिया गया था, कर्तव्य नहीं दिया गया था। तो मूल संविधान में, ये जो आप पढ़ते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इससे क्वेश्चन जो होगा, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार आपातकाल लगाई, तो उसी समय अनुभव एहसास किया गया कि नहीं, अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो उसी समय स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश को लागू करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में इंक्लूड जोड़ा किया गया, इंसर्ट किया गया, समाहित किया गया, और 4 से 4A भाग दिया गया। और अनुच्छेद 51 तक तो नीति निर्देशक, 51 में 51A करके 10 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का जो किया गया, मौलिक अधिकार किया गया, उसी के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता अभिभावक को एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि वो बच्चों के स्कूल तक पहुंचाएंगे, जिस कारण वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 से बढ़कर 11, मूल में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में फॉर्मर USSR, मतलब जिसको सोवियत संघ कहते हैं, उससे लिया गया है। और वर्तमान में इसकी संख्या मौलिक कर्तव्यों की 10 से बढ़कर 11 हो गई है।
यही तो देखिए 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित इसे किससे है, वही तो वही गया। देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन, सारा चीज तो इसमें हम बोलिए दिए, पहले ही आपको बोल दिए। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? लोकसभा के अध्यक्ष, समझे, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का अलग से चुनाव नहीं होता है, अपने सदस्यों के बीच से, अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। अभी आपके ओम बिरला हैं, राजस्थान से आते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की, वायुसेना अध्यक्ष, ये सब राष्ट्रपति का काम है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को किसकी शक्ति देता है? अनुच्छेद, ये तो बोल चुके हैं अभी, अनुच्छेद 1 में जो है अध्यादेश जारी किया, देखिए संसद के अवकाश में, यही तो है, जब लिख चुके हैं पहले ही। जहाँ का जो फैक्ट है, क्वेश्चन क्या देखना, वहाँ का पढ़िए, क्वेश्चन जो पूछना होगा पूछ लेगा आपसे। लेकिन हम लोग तो, आप लोग ज़्यादा क्या करते हैं, सेट से शुरू करते हैं, क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। कितना क्वेश्चन चाहेगा तो क्वेश्चन पूछने वाला उलझा के एक ही चैप्टर में चाहेगा तो 4 महीना दौड़ा देगा आपको। तो एक बार थोड़ो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछना होगा, एक आध दो जहाँ तहाँ थोड़ा ट्विस्ट होगा, से दिक्कत होगा। तो वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, आप क्या सोचते हैं क्या है, उस पर तो नियंत्रण है। लेकिन थोड़ो पढ़िए, कोई क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, जो पढ़ना है वही पूछेगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? माने इलेक्टोरल कॉलेज, माने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इसका हिंदी हो गया। उसमें कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ये हो गया MLA, ये हो गया MP, लोअर हाउस का। इसमें जो है से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, ख्याल रखिएगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत लगता है? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाए, तो इसमें राज्यसभा में, इसमें तो सब मतलब निर्वाचित होते हैं, इसमें मनोनीत होते हैं, तो इसमें सब भाग लेगा, ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों। ये तो केवल निर्वाचित है, इसमें भी तो सब निर्वाचित है, तो MLA MP सब भाग लेगा इसमें। तो राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, भाग लेते हैं। लेकिन अगर चुनाव करना हो तो इसमें मनोनीत नहीं भाग लेते हैं। ये तो है, ये नहीं है, विधानसभा के भाग नहीं। जैसे हमारे उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, MLA कभी नहीं, सब दिन MLC से हैं, अपने पार्टी है वो ले लेते हैं। यही तो कई बार इनको तेजस्वी यादव कह चुके हैं, से कभी जनता के बीच आइए ना। अपने मन से जो पार्टी के सदस्य MLC बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो जो है उस पर टीका टिप्पणी करना हमको नहीं है। लेकिन अगर उदाहरण के लिए देखिए तो कभी भी भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए कि MLC है, ये MP नहीं है। तो ऐसा नहीं, यही है, बहुत ऐसे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो MP नहीं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वो भी बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी वाले तो क्या है से अपन राज छोड़ के UP से आ जाते हैं, तो जो है
भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला है? नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो काल है 1977 से 82 तक है। एक और भी जोड़ लीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति में यही है जो निर्विरोध चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। हो गया। इन्हीं के साल में एक जो है पॉकेट बिट्टो का युद्ध किया है, और तो इसमें नहीं है कुछ। राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ये रहेगा तो अध्यक्षता करता है। समझ गए? अगर कोई राज्यसभा लोकसभा में कोई ऐसा मुद्दा पर, कोई ऐसे इशू पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक बुलाता है। लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है से हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 108 में है। अगर दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा के बीच में किसी मुद्दे पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास होता है, तो उसको इसको सॉर्ट आउट, उस गतिरोध को दूर करने के लिए समकालीन राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं समकालीन लोकसभा के अध्यक्ष। हमारे देश के राष्ट्रपति सियाचिन गले, सबसे ऊंचा है, प्रथम दौरा यही किए होंगे। इनको काल जो है 2002 से 2007 तक है। भारत की पहली संसद का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन किया था। हो गया। इसका काल है 1926 से 31। ठीक है, तो 1927 ईस्वी में आएगा। ठीक है, तो यही किए थे। इसी लॉर्ड इरविन जो है से ये इसी इरविन समझौता के तहत जो है कांग्रेस जो है से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो होता है 1931 वाला, उसमें भाग लेता है। इस पर तो इतिहास में भी चर्चा हम कर चुके हैं। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है। लंदन में 3 जो है से गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930, 31, 32। तो प्रथम में ही भाग नहीं लेता है, द्वितीय में भाग, तृतीय में। तो बार बार पूछा जो कांग्रेस किस में, तो द्वितीय में। और कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में गांधी वहाँ जाते हैं, और गांधी इरविन समझौता के तहत ही सब नए अवज्ञा आंदोलन स्थगित करते गांधी जाते हैं। इनको वहाँ बात नहीं बनती है तो फिर आकर शुरू कर देते थे। यही कारण 1930 से 33 तक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें था क्या था, नमक कानून तोड़ना था। नमक कानून उन्होंने तोड़ा, ये सिविल डिसोबीडिएंट 33 तक चलता है। ठीक है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक, तो 6 माह तक। ये जो रहेगा अगर पूछेगा तो ये क्या हो गया, धन विधेयक। धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। अगर
तो धन विधेयक को रोकेगा, और नहीं भेजता है तो अपने आप उसको पास समझा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक केवल जो है सो लोकसभा में पेश किया जाता है, समझ गए, और इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाता है। धन विधेयक का जो चर्चा है आर्टिकल 110 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं तो इसका निर्धारण समकालीन लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक को सदन में, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, ठीक है। तो इसको राष्ट्रपति चाह कर भी नहीं लौटा सकते हैं, इसलिए कि पहले तो वो अनुमति दिए हैं तभी तो ये पेश हुआ है। तो अगर साधारण विधेयक है तो 6 माह, अगर धन विधेयक है तो 14 दिन के लिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में, क्या क्या पढ़िएगा, सारा चीज तो आपको स्पष्ट कर दिया है, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। जितना यहाँ से क्वेश्चन आएगा सारा चीज खाली एक बार सुन लीजिए। आई बात में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बेचने वाला भी तो एक व्यक्ति होगा, वो भी तो पढ़ा होगा। तो सारा पक्ष आप करके जाइए, देखिए जी क्या छूटता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम कितना प्रतिशत, 15%, 91 संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन के तहत, यह लोकसभा नहीं राज्यसभा के लिए भी है। लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल में भी 15% से कुल सीट का नई 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत ये किया गया है। जो आप पूछेगा आपसे, वो लोकसभा हो चाहे राज्य विधानमंडल में आपका क्या होगा। अगर बाईकैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है, तो एमएलए होगा, हो गया, तथा एमएलसी होगा। अब जिस कोटा से मंत्री बनाना है आप बनाइए, वो मुख्यमंत्री समझेंगे, वहां के गठबंधन समझेगा, समझे। लेकिन 15% से बिहार को ही ले लीजिए, 243 सीट है तो उसका 15% मुख्यमंत्री सहित कितना होगा सब समझ लीजिए। अभी तो उदाहरण एगो सबसे बेहतर है, गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो है, कौन राज है, जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसको पंचायती राज मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन 6 महीना के अंदर में किसी सदन का सदस्य उसको बन जाना पड़ेगा, या तो चुनाव लड़के आ जाए, एमएलए बन जाए कहीं से, किसी सीट को खाली करवा के त्याग पत्र देवा के और उपचुनाव करवा लेवे। चाहे सबसे ज़्यादा संभावना है जिसको हारने की समय तो एमएलसी बन जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा के 4 गो सीट है, वो किसी 60 गांठ करके एमएलसी बना देंगे, तो 6 महीना के बाद वो उसको मंत्री से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और पहले क्या था, जो 2016 से पहले था कि कोई राज्यसभा का सदस्य या राज्य विधानमंडल का मतलब विधान परिषद का सदस्य बन जाता था, 6 महीना पूरा होने से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले त्याग पत्र देता था। अब फिर उसके बाद ड्यू के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया जो 1 बार से अधिक आप नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2016 में रोक लगा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो आगे जाना है तो आप चुनाव लड़के आइए या किसी सदन का आप सदस्य बनिए,
तो विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव तो होता नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। तो यही उदाहरण सामने है आपका। तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को व्यक्तिगत उस पर मेरा कुछ कहना नहीं है, समझे। कोई भी सदस्य बना है, अभी तक बना है, श्री देवगौड़ा की जो वहाँ के सदस्य नहीं बने हैं, मनमोहन सिंह बने हैं, सब लोग बने हैं। यहाँ मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं, बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसको किसी सदन का सदस्य बन जाना हो तो हम आप थोड़ी, अगर यहाँ विधान परिषद का कुछ नहीं है बना दे तो बन जाएगी, तो ऐसे लोग को बनाया जाता, आगे चल के उसको विधान परिषद का एमएलसी बना दिया जाएगा। तो किसके साथ साठ गांठ करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, चाहे सरकार जो है उसके साथ क्या होगा वो बाद की बात है। नहीं, 6 महीना तक वो रह सकता है, रह सकता नहीं, रहेगा। तो यहाँ 15% से अधिक आप नहीं बना सकते कि संविधान संशोधन के राज्य विधानमंडल। तो यहाँ जैसे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है तो एमएलए एमएलसी होगा, और जहाँ पर एक सदनीय होता है यूनिकैमरल, यहाँ तो बाइकैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है ना। माने विधानसभा विधान परिषद है, और जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था होता है वहाँ पर केवल विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं। यानी केवल एमएलए होगा, एमएलसी नहीं होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी, एससी के लिए 84 सीट है, जबकि एसटी के लिए 47 सीट है। एक के साथ आपको कर दिया गया। भारत के कुल जनसंख्या में एससी जो है 16 पॉइंट समथिंग % है 2011 के जनगणना के अनुसार, और एससी जो है 8 कुछ है। इससे अगला क्वेश्चन वही होगा। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद की राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि उस सदन के सदस्य में सबसे जो वरिष्ठ होता है, समझे, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और नए सदस्य जो लोकसभा में जीत कर आते हैं चाहे राज्य विधानसभा में, उसका शपथ जो है से प्रोटेम स्पीकर कराता है। अब प्रोटेम स्पीकर का इतना ही पावर चाहे जिम्मेवारी है, इसके बाद जो सारे सदस्य चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, जो नए सदस्य यानी जो नया सदन में जीत के आते हैं, तो उनको उनमें से किसी को अस्थाई स्पीकर चुना जाता है। जैसे अभी वर्तमान में ओम बिरला है, और यहाँ पर अभी जो है बिहार विधानसभा में नया जो बना है उसमें प्रेम कुमार है, गया से जीत के आते हैं और राजस्थान से हैं, समझ गए। तो प्रोटेम स्पीकर अस्थाई इसको कहें, लोकसभा अध्यक्ष कहें, लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष कहें, सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलवा देते हैं, और नया जो सत्र जो होता है उसमें अन्य सदस्यों को वही प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थाई, इसको हिंदी में बोलिए, जो अध्यक्ष होते हैं अन्य सदस्यों को एमपी और एमएलए को शपथ दिलाते हैं, और उसमें से जिनकी जो कहें जिनकी मेजॉरिटी होती है, जिसका पार्टी का इरादा होता है इनको बनाना है, तो उसमें से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे देख चुके हैं, जो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता। लोकसभा का अध्यक्ष जो है या विधानसभा के अध्यक्ष अपने सदस्यों में से उसका चुना जाता है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है से मान नहीं है। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्य, और 2 सदस्य मुख्य रूप से कौन थे? एंग्लो इंडियन
समुदाय के अगर समकालीन राष्ट्रपति समझते हैं कि उस समुदाय के व्यक्ति के लोगों का लोकसभा में सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते थे। और इसी प्रकार से आर्टिकल 333 के तहत एक सदस्य को राज्य विधानमंडल में तो विधानसभा विधान परिषद भी होता है, तो राज्य विधानमंडल के निचले सदन मतलब एक सदस्य को विधानसभा में राज्यपाल नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये मनोनीत करने की व्यवस्था जो है अब निरस्त कर दी गई है, निरस्त या खत्म कर दी गई है, हो गई है, जो 2020 से कार्यान्वित मतलब लागू हो गया है। बस, थैंक यू। ऐसे ही इसमें और आपका क्वेश्चन का 1-2 तो जरूर होगा, देख लेते हैं कितना होता है। आप लोग अधिक से अधिक इससे लाभान्वित होइए, इसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन तो एक होता है, उसके साथ जितना संभव है उससे, इसमें तो और भी हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अभी बहुत लोग हमसे बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल लगेगा जी इतना अभी परीक्षा के टाइम में ही करना, तो ऐसे ही होते रहेगा। और भी इससे जो जितना बनता है बनाते हैं पॉलिटी का, और आपको मिलेगा। इसके बाद साइंस का मिलेगा, 18-21 तक है, उस दिन तक आपको मिलते रहेगा। बिहार स्पेशल भी 1-2 वीडियो जिसमें क्वेश्चन का कलेक्शन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मीन्स जो आपको थोड़ा दिक्कत होती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत टीचर की सहायता की जो, तो वो सब हम करेंगे। और देखते रहिए, जो मेरा फाउंडेशन बैच है उसमें आप जुड़ जाइए, ज़्यादा फी नहीं है, पूरे 1 साल आपको पढ़ाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा, उसमें मात्र 1499 रखे हैं। या फिर कोई एक के सब्जेक्ट सोचते हैं सर से कैसे अभी नया है, तो कोई सब्जेक्ट है 199 का है, वो 2.5-3 महीना पढ़ाएंगे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जिसमें आप जोड़ के हमको देख लीजिए, परख लीजिए। और परखना क्या है, कौन बहुत बड़ा इशू है, इसको रियलाइज कीजिए। और साथ साथ मेरा नया चैनल है टोटल जीएस करके, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है वो सब तो आप लोग बेहतर समझते हैं, करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।